नमस्कार सभी भाई बहनों, मैं त्रिभुवन चौहान लोकार्पण में आपका स्वागत है। और आज बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ तीलू रौतेली जो सम्मान दिया जाता है उन महिलाओं को जो कुछ खास करती हैं अपने क्षेत्र में। जी हाँ, तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित हमारी क्षेत्र की, हमारी पहचान, हमारी महान कवयित्री श्रीमती उपासना सेमवाल जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप मैम? और आज आप इन सुंदर वादियों में घूम रहे हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो लोकार्पण से जुड़ने के लिए। तो अभी कोरोना का एक माहौल सा चल रहा है मैम, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को या हमारे प्रवासियों को जो आज बहुत परेशान है बाहर? जो ये कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर फैल रही है पूरे विश्व में, और हमारे देश में भी इसका आतंक पसरा हुआ है, तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ अपने प्रवासी भाई बहनों को कि बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन हैं, हमारे चाचा ताऊ, हमारी बहनें जो बाहर फंसी हुई हैं, वो लगातार उत्तराखंड सरकार उनको अपने घर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये उनसे निवेदन बार बार कर रही हूँ, मैं कई बार अपनी कविताओं के माध्यम से उनको सूचित कर चुकी हूँ और बार बार अपनी जन जागरूकता संदेश के माध्यम से बार बार उनको अवेयर कर रही हूँ कि जो प्रवासी हमारे भाई बहन हैं वो घर आ रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन है कि कृपया वो 14 दिन तक जो सरकार की उनके कवायदे दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करें। 14 दिन तक किसी भी स्थान पर, किसी स्कूल में होम क्वारंटाइन में, ग्राम पंचायत स्तर पर वो होम क्वारंटाइन जरूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोरोना के प्रश्न से शुरुआत करने का थोड़ा सा मेरा मुद्दा ये था, क्योंकि अभी आप भी कोरोना के ऊपर काफ़ी सचेत हैं और काफ़ी लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। एक आपकी मूवी भी बहुत जल्द आने वाली है कोरोना के ऊपर, तो क्या टाइटल रखा है आपने मूवी का? हमारी कोरोना पे एक फिल्म बहुत जल्दी 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाएगी जी। तो उसका हमने टाइटल रखा है कि भीतर रवा सुरक्षित रवा, कि जो लोग प्रवासी लोग भेर बे ओणा छिन से बोलूँ नहीं मरना, और कई सारे लोग जो छिन से गांव स्तर पर रहते हैं और पूरा गांव ते खुद की हो सकता है कि गांव में पूरी फैला दे महामारी। अब हो सकता है कि उनको कोरोना ना हो, हमें ये करना है, हमें कोरोना बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है जी। जो जिनको कोरोना बीमारी है, ये हो सकता है कि उनको बीमारी ना हो, ये हो सकता है कि 10% हो, 1% हो, या हो सकता है कि ना हो, लेकिन हमको सचेत रहने की आवश्यकता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हमसे कम से 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन रखना है, ताकि उनके जो शुरुआती लक्षण हैं अगर वो हमको पता चलें तो हम तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र में उनको सूचित करें, जिला प्रशासन के स्तर पर उनको सूचित करें। तो हम चाह रहे थे कि जो लोग प्रवासी भाई बहन बाहर से आए हुए हैं, तो वो हमारा जो मेन पात्र है कोरोना का, तो वो मुंबई से वापस आया हुआ है, लेकिन उसने किसी जिला प्रशासन की, शासन की, गांव वालों की, प्रधान की, किसी की भी बात नहीं मानता है और न ही होम क्वारंटाइन होने के लिए तैयार होता है। अब बावजूद उससे क्या होता है कि उसको धीरे धीरे उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कोरोना के, और वो संक्रमित हो जाता है। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं और वहाँ पता चलता है कि उसमें कोरोना के लक्षण पाए हुए हैं, तब उनका वहाँ उपचार अभी जारी रूप से चलता रहता है और यहाँ पूरे गांव को सीज कर दिया जाता है, जो कि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी तैयारियां चल रही हैं, तो उनको बफर जोन बनाकर कंटेनमेंट जोन है यस, तो उनको जो भी प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही हैं उसके अनुसार ही हमने पूरा शूट किया हुआ है। और जिलाधिकारी महोदय की भी खास रुचि थी इस कार्य को करने में, और हमने शूट करते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि हमने अपने घर में ही इसको शूट किया हुआ है और ज़्यादातर लोग नहीं हैं, अपने गांव में ही कोई भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। हमने अपनी जो गाइडलाइंस थी सरकार के द्वारा, हमने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको शूट अपने घर में ही, अपने घर के ही लोग हैं, अपने भाई बहन, अपने मेरे हस्बैंड हैं उसमें प्रधान के रोल में, मैं खुद हूँ और मेरी एक छोटी बहन है, एक भाई है, बस ऐसे ही करके। तो यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको, और मज़ा आए भी क्यों ना। हम अभी बात कर रहे हैं श्रीमती उपासना सेमवाल से। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत समय से ये जिस तरह से हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये जुझारू हैं, जिस तरह से ये कार्य करते आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम को इन्होंने गढ़वाली में अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत अच्छे से रखा है, और भी कई चीज़ों पर ये कार्य करते रहते हैं।
तो आइए एक बार इनसे फिर पूछते हैं कि क्या कुछ नई कविताएं वो लेके आए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक YouTube चैनल भी अपना बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन आपके नीचे लिंक में दिया हुआ होगा। तो आप थोड़ा जानना चाहेंगे कि और क्या हो रहा है मैम आपकी तरफ से जो लोगों को जागरूक करे चीज़ों को लेके। जी, मेरी कविताओं में एक मेरा वो रहता है, कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादातर अपनी कविताओं में एक तो अपनी भाषा को संरक्षण में काम करूं, अपनी भाषा को जो हमारी गढ़वाली भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में लाने के लिए हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। कलश हमारी एक टीम है, कलश संस्था, उसके द्वारा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने काफ़ी मंचों पे काव्य पाठ के द्वारा लोगों को, कलश संस्था के माध्यम से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं अपनी भाषा बचाने के लिए, जो हमारा ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए प्रयासरत है। मेरी कविताओं में ज़्यादातर मैं समाज को एक संदेश के रूप में देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों। तो मेरी दहेज प्रथा पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे और कई सारे मुद्दों पे कविताएं लिखी हुई हैं, पलायन पे कविताएं लिखी हुई हैं। तो मेरी एक बेटी बिरानी बनाई के लिए, ये दहेज प्रथा पे जो समाज में कुकृत्य महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ हो रहे हैं, इसके संदर्भ में लिखी हुई थी। आजकल सूचना विभाग से मुझे फ़ोन मैसेज आए कि आप कोरोना पे जागरूक करने के लिए हमें अपनी कविताएं दो। तो कल मैंने सूचना विभाग को भी अपनी कविताएं भेजी थी, तो कोई बता रहे थे कि गाड़ियों में बज रहे थे, रुद्रप्रयाग में गाड़ियों में आपकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उसमें मेरा होम क्वारंटाइन रहने के लिए समाज को संदेश दे रखा था कि कुछ ही दिनों की बात भेजी, अरे कुछ ही दिनों की बात भेजी, भीतर नोड़मा हर्ज भी नीचे, अपुर कुटुम और मुल्क बचोणो हमारो तुम्हारो फर्ज भी भेजी, अपुर कुटुम और मुल्क बचोणो हमारो तुम्हारो फर्ज भी भेजी। और बहुत सारी लंबी कविता है अभी। जी नहीं, बहुत 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 सुंदर। एक बेटी बिरानी जो आप पहचान बनी थी, अगर उसकी 2 पंक्तियां हो जाएं मैम तो थोड़ा शायद हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, ये सब लोग बहुत दूर दूर हैं। तो मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कविता थी, बेटी बिरानी बनाई किले। और 5 साल पहले ईशान डोभाल ने पांडवास पे अपने YouTube चैनल पे उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया। और उसमें ये था कि दहेज प्रथा से लेकर कन्या भ्रूण हत्या से लेकर और जो बेटियों के साथ 5 साल की बेटी, 4 साल की बेटी, 2 साल की बेटी के साथ कुकृत्य समाज में हो रहे हैं, निर्भया कांड को जोड़कर सारी चीज़ों को, समाज को, सरकार को संदेश देने से लेकर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के मैंने उस कविता के माध्यम से समाज में अपना संदेश देना चाहा कि हे विधाता सुन यन रंजना के रचाइत वेन, नौनो अपड़ खास और बेटी बिरानी बनाइत वेन, नौनो अपड़ खास और बेटी बिरानी बनाइत वेन, लुए मासु पीड़ा आंसू यो को जन बनाइत वेन, फेरी था बड़ फरकन केते कराइत वेन, फेरी था बड़ फरकन केते कराइत वेन। उसमें कुछ पंक्तियाँ थी कि दुर्योधन दुनिया भरी, ये निर्भया बनाम को लेके था कि दुर्योधन दुनिया भरी, धरती माँ की गोद सरी दुशासन वेगी गरी, पर हे विधाता सुन त्वेन जन अन्यो कने करी, त्वेन धरती माँ की कोख आज कृष्ण की लेनी धरी, त्वेन धरती माँ की कोख आज कृष्ण की लेनी धरी, बेटी चीरी हेरिती की आत्मा माँ सुराख के ली, अरे बेटी चीरी हेरिती की आत्मा माँ सुराख के ली, धरती माँ की कोख तुम चीरी ते बनांग ले ली, तुम मन की निवे दें तो वे गुजर उन चुलांग हुएगी, चर्चा सरे आम हुएगी और अखबारों का पन्नों में खबर तो तमाम हुएगी, आज हमारा गाँव मुल्क देश की हर दूसरी तीसरी बेटी निर्भया बनाम हुएगी, हर दूसरी तीसरी बेटी निर्भया बनाम हुएगी। ऐसा करके कुछ ये कविता थी। वाह, बहुत बहुत उम्दा विचार हैं आपके मैम, और यकीनन आपने वो पीड़ा ज़रूर छेड़ी है जो आज की महिलाओं की है, उन बच्चियों की है, उन बहनों की है जो कहीं भ्रूण में ही हत्या अपनी करवा बैठे हैं, या फिर जब बड़े हो जाते हैं तो जो दुष्कर्म हो रहे हैं समाज में, उनकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। तो मैम मैं आपसे जानना, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि मैं एक कविता के माध्यम से अपनी विचारों को रखूं समाज में, और उसकी वजह से आपको जो आज पुरस्कार भी मिले हैं, जो सम्मान मिला है, तो ये सारी प्रेरणा आई कहाँ से मैम? जी, वैसे तो मैं बहुत पहले स्टार्टिंग से, जब मैं इंटर में पढ़ रही थी, तब से मेरा लेखनी का कार्य चल रहा था। लेकिन उसके बाद शादी हो जाने के बाद मैं अपनी गृहस्थी में ही रम गई। गृहस्थी, बच्चे हो गए, अपने गांव में, अपने पहाड़ में घास लकड़ियां लेने में, बहुत सारे काम, मैंने खेतों में काम करना, बहुत सारे काम किए कि उसमें मैं फंस गई। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं विपिन सेमवाल जी, वो पहले से ही राइटर थे। रुद्रप्रयाग ज़िले में तब मैं शायद हाई स्कूल इंटर में पढ़ती थी, तब से उनकी कहानियाँ सुमन सौरभ और सरस सलील पत्रिका में उनकी कहानियाँ छपती थी, तो मैं पढ़ती थी। तब मुझे पता नहीं था कि इनके साथ मेरी शादी हो जाएगी, जिनकी कहानियाँ मैं उसमें पढ़ती हूँ। तो मुझे अपने हस्बैंड से बहुत सारी प्रेरणा मिली। वो लगातार लिखते रहते हैं और वो न्यूज़ चैनल में भी
और मीडिया में काम करते थे, तो अखबारों के माध्यम से, गृह शोभा में, बहुत सारी मैगजीन्स में लिखते रहते थे। तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली लिखने की, और मुझे मेरा हौसला बढ़ने लग गया कि मुझे भी लिखना है। तो ऐसे लिखते लिखते क्या हुआ कि एक बार मैं ऐसे लिखती थी, तो अंदर में जब घास लेने जाती थी और नदी के किनारे जाती थी, खेत में जाती थी, तो गांव में बहुत सारी समस्याएं होती हैं बहुओं के साथ बिल्कुल, में, हाँ जी। और बहुत सारी पीड़ा थी अंतर में दफन, बहुत सारा कष्ट था अपनी ज़िंदगी में। तो मैं उस कष्ट को, अपनी भावनाओं को, मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मेरी ये भावनाएं मुझे कवियत्री का रूप दे देंगी। मैं अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को, अपनी मन की कथा व्यथा को कागज़ में उतार देती थी। और इन्हीं भावनाओं को लिखते लिखते एक दिन मैंने व्हाट्सएप पे अपनी कविता वायरल की, फेसबुक को रोक। और जब सेमवाल जी, श्री सेमवाल जी, ओम प्रकाश सेमवाल जी कलश जी, के जी, संस्थापक जी, हैं, जी। उन्होंने किसी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी ये कविता सुनी, तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया और मुझे ऊखीमठ मदनेश्वर मेले में कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। बहुत अच्छा। वो दिन मेरे ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आया, मेरी दिशा परिवर्तन के रूप में काम किया उसने। और उस दिन से और आज दिन तक मैंने कभी अपने पैर नहीं रोके। मुझे आगे बढ़ने में मुझे जो खेतों के काम से और जंगल से लकड़ियों के बोझ से उठाकर और आज दिल्ली, देहरादून और देश के कई हिस्सों में मंच पर ले जाने का काम मेरी ज़िंदगी में 2 व्यक्तियों ने किया। एक तो मेरे हस्बैंड श्री विपिन सेमवाल जी ने, और दूसरा मेरे कलश के संस्थापक श्री सेमवाल जी ने। तीसरा मेरी माँ भी इसमें, मेरे पिताजी भी इसमें योगदान है। उनके जो हौसले थे, बुलंद हौसले, उनका जो सपना था, उन्होंने जो मुझे ताकत दी, शक्ति दी कठिनाइयों के साथ लड़ने की, तो वो मेरे साथ हमेशा प्रेरणा बनती रही, और उसी के साथ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। माँ भवानी का नहीं, बहुत आशीर्वाद अच्छा, रहेगा तो। बहुत अच्छा आपने कार्य किया। और देखिए, धन्य हैं वो पुरुष भी, और धन्य हैं वो माँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सेमवाल जी का। ओपी सेमवाल जी कलश संस्था के संस्थापक हैं वो, और अपनी बोली भाषा से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। मैं मुलाकात कर चुका हूँ उनसे, कुछ 1 साल पहले उनके विद्यालय में जाना हुआ था, तब मैं उनसे मिला था। लेकिन लोग आजकल जिस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं और जिस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, यकीनन बहुत काबिल तारीफ़ है। और बहुत अच्छा लगा हमें आज उपासना जी से जब हमने बात की, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं की, किस तरह से एक लेडी अपने घर को संभालती है और साथ के साथ अपने अपने करियर में वो इस तरह मुकाम पे पहुंच चुकी हैं आज कि उस बात पर भी चरम है। तो आइए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती जो दिन थे उन्होंने वो कहाँ बिताए और कहाँ स्कूलिंग उन्होंने की। तो मैम, कहाँ से आपने स्कूलिंग या पाठ्यक्रम कहाँ से, और क्या पढ़ाई में आप बहुत अच्छे थे, या फिर किस तरह के एक बच्चे थे आप स्कूल में? जी, मैं स्टार्टिंग में, मेरा जन्म कानपुर में हुआ, यूपी में। अच्छा। और मेरे पापा HEL में पहले टेक्नीशियन थे, उसके बाद इंजीनियरिंग में हुआ। तो हम HEL न्यू टाउनशिप कानपुर में रामा देवी चौराहा के आगे रहते थे हम वहाँ, और वहीं हमारा सभी, हम 6 भाई बहन हैं, हमारा वहीं जन्म हुआ। आज़ादी से पहले मेरे दादा दादी शिमला बस गए थे। अच्छा। मेरी दादी ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी। मेरे दादाजी टीचर थे। और हमारा सबका जन्म कानपुर में, हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी कानपुर शहर में हुई है। और हमें स्टार्टिंग में गढ़वाली बोलनी नहीं आती थी, और क्योंकि वहाँ का माहौल ही, वहाँ कोई गढ़वाली यूपी में ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं। और लेकिन मेरे पिताजी को गढ़वाली भाषा से बहुत प्रेम था। वो हमें गढ़वाली के वर्ड सिखाते रहते थे, जैसे सिनोनिम्स होते हैं, झोल और झोल, ऐसे सिखाते रहते थे। तो हमारी रुचि बढ़ती गई, और बाद में हम पहाड़ आ गए। पापा जी एक्सपायर हो गए, तो हम पहाड़ में ही बस गए उसके बाद। तो फिर मुझे अपनी भाषा के प्रति, पहाड़ों के प्रति लगाव होने लगा, अपने संस्कृति, अपने पहाड़ों से प्रेम होने लगा, जो प्रेम मुझे आज यहाँ तक खींच के ले आया। लेकिन पहाड़ों में जब हम लोग वापस आए, तो हमें थोड़ा असुविधा हुई, अनकंफर्टेबल हुआ। लोगों से हमारा उतना वो नहीं हो पाया, आपस में तालमेल नहीं हो पाया। और गांव के लोग इसलिए भी मेरी माँ को ताने बाने देते थे। तो कुछ बातें मेरा जो ये बेटियों के प्रति ज़्यादा समर्पण हुआ लिखने का, वो मेरा इस भाव से भी हुआ क्योंकि हम 5 बहनें हुई। 5 बहनें हुई, तो मेरी माँ को हमारी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब मेरा जन्म हुआ तो लोग बहुत दुखी थे, मेरी माँ को बहुत ताने बाने सुनाए, बोला कि यहाँ तक कि लोगों ने, गांव वालों ने बोला कि मेरे पापा की दूसरी शादी करवा दो। और मेरी माँ बहुत परेशान थी।
कि मेरी बेटियां ही बेटियां हैं। लेकिन मेरी माँ और मेरे पिताजी ने, जब मेरे पिताजी को ये पता चला कि ये लोग हमारे बारे में ऐसे ऐसे बातें करते कि इनकी बेटियां ही बेटियां हुई, तो मेरे पिताजी हमको लेके जून के महीने में एक छुट्टी लेके घर आए हुए थे। लेकिन हमारे पिताजी ने तुरंत हमको उसी दिन उठाया, दूसरे दिन, और कानपुर ले गए। बोले कि ये इनका मेरी बच्चों के प्रति भावनाएं अच्छी नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया और हमारे लिए वो ऐसे जैसे लौह पुरुष के रूप में होती थी खड़ी आगे से, वैसी खड़ी रही हमारे आगे कि मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरे बेटे हैं। और मेरी माँ और मेरे पिताजी ने हमेशा इस तरह से परिपक्व बनाया कि हम बेटियां, हमने कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमें बेटी हैं। हमारा पहनना, खाना, चलना सब लड़कों की तरह होता था। हम सारी 5 बहनें ऐसी की ऐसी ही हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहते हैं ना कि एक जो पुत्री होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, और जो लोग ऐसे सोचते हैं, मैं मानता हूँ ये एक बहुत छोटी सी सोच है और कई लोग इसको रखते हैं, पर आज की डेट में अगर ऐसी कोई लक्ष्मी हमारी पुत्री हो तो उस ऐसे 100 पुत्र उस पर न्यौछावर हैं जो समाज के लिए कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हों और कुछ कर भी रहे हों। तो आज हमने मुलाकात की उपासना सेमवाल जी से, एक कविता के साथ रहेंगे। पहले सुनना चाहेंगे एक अच्छी सी कोई कविता जो गढ़वालियों को या फिर कुमाऊं या हमारे उत्तराखंड को एक अच्छा सा मैसेज दे पाए, और हम क्या करने वाले हैं आगे या हमारे क्या विचार हैं उस पर आप ज़रूर सोच के बताएं। मेरी एक कविता, वैसे तो बहुत सारे गीत कविताएं मेरी लिखी हुई हैं, लेकिन एक जो है मुझे 2 गीत लिखे हुए हैं वो काफ़ी पसंद आते हैं, पर एक गुनगुनाऊंगी मैं कि एक पहाड़ की चिंता है मुझे। हमारे यहाँ कमाई की सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को आवश्यकता ही नहीं है बाहर जाने की। आज लोग जिस स्थिति में बाहर से लोग बाहर यहाँ आ रहे हैं, कभी भगवान ने करे ऐसा हो, विश्व युद्ध जैसी स्थिति हो और हमारे खाने के लाले पड़ जाएं, और तब तक क्या पता हमारे खेत बंजर पड़ जाएं। ऐसा मैं चाहती हूँ कि ऐसा कभी भी ना हो। तो मैं जो पहाड़ से बाहर बस गए उनको अपनी कविता के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ। एक पहाड़ की महिला जो आज से 20-25 साल पहले देश बाहर बस गई, लेकिन अब उसको पहाड़ आने की चिंता है। उसके बच्चे लंदन और यूरोपीय देशों में बस गए, और वो उनको बार बार अपने मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि आप भी यहीं बस जाओ, लेकिन उसकी पीड़ा है, उसने क्योंकि गांव में काम कर रखा है, उसकी पीड़ा है कि मैं अपने खेतों के पास वापस जाऊं। तो वो अपने पति से बार बार घर आने का आग्रह कर रही है कि ये जी सोना इनेत आवा मेरी चिकोड़े की कांडी खुंड्यावा, मेरा पहाड़े को बाटो बजेगे, मैं ते मेरा मुल्क ले जावा। हे जी सोना पापी पराणे को भेद मिला दो, परदेसी स्वांग में ते निस्वांदो, मेरी त्योबारी डंडियालू खुद्यांदो, वीणा सीणो ममें भे लगांदो, हे जी अनखर्यो छुईना सरावा, मैं ते गेरा अपड़ा निजावा, मेरो चौक गुठारो बंजेगे, मैं ते मेरा मुल्क ले जावा, हे जी सोना। बहुत ही सुंदर कविता, और सच में ये दिल को छू गई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे आए और बात रखी अपनी, और बहुत सारी सूचनाएं भी अपने माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को दी। जो आपकी नई आने वाली मूवी है या शॉर्ट फिल्म है शायद वो, तो आप उस पर भी बहुत अच्छे से कार्य कर चुकी हैं, और मुझे यकीन है कि लोगों को वो बहुत पसंद आएगी, और उसका भी संदेश कहीं ना कहीं हर किसी को जाएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा, इनके YouTube चैनल पर वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी दिख जाएगा। तो अभी से ही आप इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। फेसबुक पेज का ऑफिशियल लिंक भी हम दिए जा रहे हैं नीचे। तो आप सब लोग भी अपना प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो फैंस होते हैं, जो उसके दर्शक होते हैं, जो उसके चाहने वाले होते हैं, जो जितना प्यार वो दे दें। और आज के दौर में आपके पास वो बटन है
आप सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, आप लाइक का बटन दबाइए और इसको शेयर करते रहिए ताकि इनकी जो आने वाली शॉर्ट फिल्म है वो भी एक अच्छा मैसेज दे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।